प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का अध्याय 7 देखते हैं, जो है जिसमें जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह से एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में उसमें पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अध्याय 2, 3 और 4 में हमने देखा कि किस प्रकार से अनेक राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, लेकिन इसी बीच अनेक कलाओं, दस्तकारियों का जो प्रचलन था वो किस तरह से आगे बढ़ा। समाज किसका स्वरूप था, किस तरह से बदलता चला गया। समाज में अनेक परिवर्तन, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक जैसे नहीं हुए, उनमें बहुत ज़्यादा असमानता थी। समाज में सामाजिक परिवर्तन एक जैसे क्यों नहीं हुए, इसको समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि समाज में ये बदलाव क्यों अलग अलग जगह पर क्यों हुए। हम देखते हैं कि इस उपमहाद्वीप में वर्ण के अनुसार जो समाज बटा हुआ था, ये काफ़ी पहले से ऐसा ही था। ब्राह्मणों के द्वारा जो बताए गए नियम थे वो बड़े बड़े राज्यों के राजाओं ने माने, लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने इन नियमों को नहीं माना। तो हम देखते हैं वो कौन थे। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर से अलग जो है एक समुदाय भी था जिसे हम जनजातीय समाज कहें, जिसने ब्राह्मणों के उन कर्मकांडों को, उन नियमों को नहीं माना, उनसे ये अलग बिल्कुल होकर चले। इसमें बहुत ज़्यादा असमानता भी नहीं थी समाज के अंदर, और इनको ही जनजातीय समाज कहा गया है क्योंकि इनका अपने ही नियम थे, अपने ही कायदे थे। ये नातेदारियों में एक दूसरे से बंधे रहते थे और जनजातीय समाज का किसी एक व्यक्ति को मुखिया मानकर जैसे भी वो इनको बोलता था उसी तरह के नियम कायदों का ही पालन करते थे। कुछ जनजातीय समाज खेती पर निर्भर थे, कुछ जनजातीय समाज आपके जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनके निवास के आसपास उनका दोहन कर कर अपना जीवन यापन करते थे। कुछ पशुपालक थे। जनजातीय लोग कौन थे, तो हम देखते हैं कि जितने भी इतिहासकार हैं, मुसाफिर हैं, वो जनजातीय समुदाय का जो इतिहास था उसको नहीं लिख पाए। इसके पीछे एक कारण ये भी था, अगर हम कोई अपवाद, एक दो अपवाद भी हैं, अगर उनको छोड़ दें तो जनजातीय समाज का कोई लिखित दस्तावेज उनके पास नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी जो ये हम कहेंगे वाचिक या मौखिक जो परंपराएं थी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही हस्तांतरित हो जाती थी, उसके आधार पर अब इतिहासकारों ने इनका इतिहास लिखना शुरू कर दिया है, उसी के आधार पर, वाचिक परंपराओं के आधार पर। और हम ये भी देखते हैं कि अब जब जनजातीय समाज की बात करते हैं तो भारत का जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें पंजाब के अंदर एक खोकर जनजाति जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में बहुत बड़ी बनकर उभरी, बहुत शक्तिशाली थे। बाद में जो है वहाँ पर गख्खर जनजाति का वर्चस्व बढ़ा और उनके एक कमाल खान गख्खर को अकबर के समय में जो है एक मनसबदार का पद जो है दिया गया। उसी के मुगलों ने जब सिंध को अपने कब्जे में लिया, उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर लंगहा और अरगुन नाम की जो है एक जनजाति, वो भी बड़े वर्चस्व में जो है उस समय वहाँ पर थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। पश्चिम हिमालय में जिसे गद्दी भी बोलते हैं, गडरियों की जनजाति रहती थी। और उपमहाद्वीप के सुदूर जो उत्तर पूर्वी हमारा भारत है आज का,
उसमें नागा, होम और कई दूसरी जनजातियां उस समय जो है प्रभुत्व में थी। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति थे मानसिंह, उसने 1591 में चेर लोगों को जो है उनके ऊपर हमला किया। हैं खाना बदोश लोग वही जो हमने बताया था भाई घुमंतु लोग होते थे और ये अपने पशुओं के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है घूमते रहते थे। और जो खेतीहर गृहस्थ जीवन जो होता था उनसे ये अनाज के बदले में या कुछ अन्य जरूरी वस्तुएं उनको और खरीदनी होती थी, तो विनिमय के तौर पर ये उनको अपने पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते थे जैसे घी है, दूध है, उसके बदले में ये उनसे वे वस्तुएं प्राप्त कर लेते थे। दूसरे हम देखते थे जो खानाबदोश लोग थे उनका जब कारवा चलता था, ये जब उनका कारवा चलता था तो उस कारवा को हम जो है टांडा से संबोधित करते थे। और ये जो टांडा है इसको हम आज के भारत में अगर आप कभी ग्रामीण क्षेत्र में आए, ग्रामीण परिवेश में आकर देखेंगे तो आप देखेंगे आज भी बहुत से गांव के नाम जो है इसी प्रकार के हैं। जैसा मैं अपने आसपास देखता हूँ तो काफ़ी टांडा मझादा, टांडा भागमल इस प्रकार के गांव आज भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि जब हमने इसी का अध्याय 3 पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो बाजारों में सामान ढोने का जो काम करते थे वो बंजारे लोग ही करते थे। ये अपने पशुओं के ऊपर जो है अपने बैलों के ऊपर वजन रखकर गेहूँ, चावल इत्यादि सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। यहाँ तक कि जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है, मुगल बादशाह जहांगीर ने, कि बंजारे लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त थे। उनके पास जो है वो जो उन्होंने लिखा है कि उनके कारवां में 1 लाख बैल तक की भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है। हम देखते हैं इसके साथ साथ और अलग से कि जो खानाबदोश लोग थे उन्होंने इन पशुओं को चराने से अलग, पशुओं को चराने से अलग जो है अन्य काम भी किए। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि फूंस से, घास फूंस या लकड़ी से जो है चटाई बनाकर उनको बेचने का काम करते थे। छोटे मोटे बोरे जिनमें माल भरने के लिए काम आता था उनको भी बना देते थे। और इनसे अलग हम देखते थे कि ये जो खानाबदोश लोग थे इनमें अनेक कलाओं का भी इनके अंदर एक हुनर था, जैसे तमाशबीन हुए, नर्तक, गायक, ये इस तरह की जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों में घूम घूम कर जो है अपनी कला के द्वारा अपनी कमाई कर लेते थे। चित्र में हम देख रहे हैं कि जो कांसे से बना हुआ है जो मगरमच्छ है, कुटिया, कोंड जनजाति उड़ीसा ने इसको जो है बनाया होगा, ये हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके जो बाद का जो कंटेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल की क्लास में हम इसको पूरा करेंगे।